एवरीबॉडी नोज कि नीट में बायोलॉजी के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द ओनली रिसोर्स इज एनसीईआरटी. So in this video, I'll be sharing some of the tips and tricks that I used to effectively cover NCERT, है ना? क्योंकि पढ़ तो सब लेते हैं, पर किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से आपके रिविजन्स को इफेक्टिव बनाना है, किस तरीके से आपके मिस्टेक्स को एनालाइज करके उसको रिड्यूस करना है, वी आर गोइंग टू टॉक ऑन दैट ओनली. तो देखो, आप जिस भी कोचिंग में इनरोल्ड होगे तो नोट्स तो आप उधर बना ही रहे होगे. तो नोट्स मतलब मेनली तो सारे कोचिंग वाले काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी जाते हैं नोट्स के लिए. इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि उसको पढ़ना है या नहीं पढ़ना. आई वुड रिकमेंड कि देखो, आप समझो पूरा, ठीक है? आप पूरा समझो, क्योंकि जब तक आप अच्छे तरीके से अपने नोट्स के ऊपर आपका ग्रैस्प नहीं रहेगा, तब तक आपको एनसीईआरटी की लाइन्स उतनी अच्छे से समझ में नहीं आएँगी. तो फिर आपको ज़्यादा रटना पड़ेगा और वो एक अच्छी चीज़ तो है नहीं, लॉन्ग टर्म तक नहीं रहते हमारे दिमाग में वो. तो इसलिए आप अपने कोचिंग के नोट्स को समझ लो पूरा. मैं बोलूँगी, अब बहुत सारे टर्म्स होते हैं, ठीक है? जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है और एक्स्ट्रा है, उनको आप याद मत करो, है ना? उनको मत रटो, फिर वो फालतू में आपकी एनर्जी को ले जाएगा. उतना टाइम आप एनसीईआरटी को पढ़ने में दे सकते हो. तो जब आपने एक बार क्लास के अंदर क्लास के अंदर पढ़ाई हो गई, अच्छे से आप तो सुन लिए, उसके बाद अपने नोट्स को अच्छे से पढ़ लिया. जब आप अब जब आप एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे, तो फर्स्ट रीडिंग जो होगी आपकी, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रीडिंग होगी. मतलब आप फुल फोकस के साथ एक-एक लाइन को समझ करके कि ओके, सर ने ये बताया था, उसको रिलेट करके उससे पढ़ लिया आपने, ठीक है? उसके बाद जब आप कभी सेकंड टाइम एनसीईआरटी को रीड करोगे, कभी क्या कोशिश करना, उसकी 1-2 दिन बाद आप कर लो. तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि एक-एक लाइन को बहुत ज़्यादा एक्टिवली पढ़ना है. अब कैसे पढ़ना है? मतलब आप पैसिवली रीड मत करो एनसीईआरटी को मेरे हिसाब से. आपने एक पैरा मान लो रीड किया, उसके बाद आप खुद से याद करने की कोशिश करो, ठीक है? कि आपने आखिर उस पैरा के अंदर क्या-क्या पढ़ा, क्या-क्या कीवर्ड्स थे, ओके, इस बारे में बात थी, इस बारे में बात थी, इस बारे में बात थी और ये बात थी, ठीक है? ऐसे. उसके बाद फिर आप ये भी कर सकते हो, ये तो बहुत अच्छा होता है कि आप क्वेश्चंस फ्रेम करो. हाँ, आप एनसीईआरटी को ऐसा मानो कि उसके जो स्टेटमेंट्स है वो आंसर है और आपको क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं. आप हाउ व्हाट वाला क्वेश्चन भी फ्रेम कर सकते हो, आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी फ्रेम कर सकते हो. बीच में नॉट लगा दो, है ना? और फिर बताओ कि स्टेटमेंट सही है या नहीं. नॉट लगा के आएगा तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, है ना? कुछ अगर और फिर ऐसे ही कुछ अगर मेमोरी बेस्ड है, फिर तो उसमें से तो आप क्वेश्चन बना ही सकते हो कि व्हाट, हाउ में. नोट्स के अंदर मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि अगर आप ड्रॉपर हो और आपके पास अगर ऑलरेडी पुराने वाले आपके नोट्स हैं, तो और आपको मतलब आपको समझ आ रखा था उस नोट से, तो आप प्रेफ़र करो कि आप नोट्स ना बनाओ, है ना? उस समय के अंदर आप उसी नोट्स को बार-बार पढ़ लो. देखो, एक से ज़्यादा नोट्स रखना सही नहीं है. आप अपने स्टडी मटेरियल्स को जितना ज़्यादा कंसाइज़ कर सकोगे, उतना बेटर रहेगा, वरना आप कन्फ्यूजन में ही जीते रहोगे. तो वही नोट सही रहेगा. आप उसके अंदर एक अगर कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, उसको नोट कर लो ऊपर में, ठीक है? कुछ अगर एनसीईआरटी का इंक्लूडेड नहीं है, किसी और कलर के पेन से आई वुड प्रेफ़र आप उसको इंक्लूड कर लो, ठीक है? आप ऐसा कर सकते हो. एक अच्छी ट्रिक है जो आप तब अप्लाई कर सकते हो जब ऑलरेडी आपने लाइक 2-3 बार पढ़ रखा है ना एनसीईआरटी को, आपके सारे चैप्टर आपका सही हो गया है, आपकी चीज़ें कनेक्ट हो गई हैं. तो फिर अभी क्योंकि हम हमेशा शुरुआत से पढ़ते रहते हैं चैप्टर को, तो आखिरी वाला जो पोर्शन होता है हमारा, वो उतना सही नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा अटेंशन स्पैन वही थोड़ी देर का होता है. आखिरी की चीज़ें जो होती हैं, हम बहुत अटेंटिवली नहीं पढ़ते. इसीलिए आप क्या करो कभी-कभी कि आखिरी चैप्टर को पढ़ना शुरू कर दो. इससे आखिरी वाला पोर्शन जो पिछली बार बहुत सही से नहीं हो पाया था, वो इस बार सही से हो जाएगा. तो ओवरऑल चैप्टर इस तरीके से बैलेंस होके अच्छे से हो जाएगा. और बात मैं बोलूँगी कि कुछ-कुछ ऐसी लाइन्स होती हैं एनसीईआरटी की, जो काफ़ी या तो कन्फ्यूज़िंग है या तो थोड़ी-सी कंट्रोवर्शियल है, गलती भी तो कोई कहीं-कहीं है. आप उसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है? या फिर कोई ऐसा चीज़ जो आपको नहीं समझ आ रहा ना, कोई ऐसा लाइन ज़्यादा आप मत सोचो, आप उसको सीधा रट लो, ठीक है? उसके ऊपर ज़्यादा दिमाग मत लगाओ. ज़्यादा ज़रूरी बात तो एक ही है कि आपको पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करनी है, ये सब बताते हैं. और मैं इसमें आपको एक टिप दे सकती हूँ. ये ऐसा नहीं है कि ऐसे नहीं मेरे को पैसे मिले हैं, मैंने फॉलो करा था इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. नीट प्रेप ऐप है ना, सब तो जानते ही होंगे. तो उसमें मतलब उसमें पीवाईक्यूज़ ऐसे ना कि काफ़ी, एक तो लंबे टाइम तक का है और उसके बाद फिर लाइक एक क्लिक से ही आप जो है सीधा आंसर पा लेते हो. तो फिर क्या होता है कि फ्रिक्शन को रोकता है. इसमें मतलब फ्रिक्शन नहीं है कि बुक खोलना पड़ेगा, फिर आंसर की पलटा के देखनी पड़ेगी बार-बार, ऐसे नहीं होता. तो फिर इसमें क्या होता है कि हम लोग आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं और ऑलमोस्ट बहुत पुराने सालों तक का ही पीवाईक्यू है. आप उसको यूज़ कर सकते हो. फ्री था वो रिसोर्स, तो जब तक मैंने यूज़ किया था आई गेस, मैंने हर चैप्टर के लिए किया था. तो उससे आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो, पर वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप उसको स्किप ऑब्वियसली नहीं करोगे. ओके, एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात आती है कि किस तरीके से हम बायोलॉजी के अंदर मिस्टेक एनालिसिस करें. तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मिस्टेक एनालिसिस मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी से गलत हो रहे हैं ना, अगर कोई लाइन जो एनसीईआरटी की उठ के आ गई थी, आप या तो उसमें कन्फ्यूज़ थे या फिर कुछ भी दिक्कत था, तो आप उसको तो लिख लो यार. आप उसको एकदम ही अच्छे कलर से हाइलाइट कर लो, या फिर आप उसके अंदर, मेरी फ्रेंड ने बताया था, वो ऐसे ईएम करके लिख लेती थी, एग्ज़ाम मिस्टेक. तो आप वो कर लो. आप फिर उसको जब जब चैप्टर को देखोगे, एटलीस्ट आप उन एग्ज़ाम मिस्टेक्स के पॉइंट को तो 100% देखोगे. ये तो आपको करना है. आई वुड सजेस्ट कि आप एक
मिस्टेक बुक बनाओ जिसके अंदर वो टॉपिक्स जिसके क्वेश्चन आपके ज़्यादा से ज़्यादा गलत हो रहे हैं। जैसे कि मेरे एनिमल किंगडम के अंदर एग्ज़ाम्पल्स काफ़ी ज़्यादा गलत होते थे। तो मैंने उसके लिए नोटबुक ही बना ली थी। फिर मैंने इतनी बार उसको लिख-लिख के प्रैक्टिस किया था ना कि फिर वो सही हो गया था। उसके बाद फिर और एक तो और बात, जब देखो 2 तरीके के मिस्टेक्स जनरली होते हैं ना, एक तो कॉन्सेप्चुअल और एक याद करने वाली चीज़ें। जो कॉन्सेप्चुअल है आपको पता है, आपने टॉपिक देख लिया कि इस टॉपिक से गलत हुआ है, उसको ज़्यादा डिले मत करो। कोशिश करो जितनी जल्दी हो सके आप उसका या तो कोई लेक्चर सर्च कर लो, चैटजीपीटी से पूछ लो, पर आप उसको तुरंत ही ख़त्म करो। उसके कॉन्सेप्ट्स अगर आपकी दिक्कत आ रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स उसको तुरंत पढ़ के उसको ख़त्म करो और उसी दिन नहीं, 2 दिन बाद वापस उसको रिवाइज़ करना है, क्योंकि जो हमारा वीक होता है ना, एक बार पढ़ के वो पूरा रिटेन नहीं हो पाता, तो दोबारा उसको पढ़ना ही पड़ता है। तो इसके लिए आपको ये करना है। सेकंड थिंग, जो ऐसी चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा दिमाग में याद रखनी पड़ती हैं, वो चीज़ें भी कई बार होती हैं कि हम बार-बार भूलते हैं, बार-बार गलत करते हैं। उसके लिए छोटे-मोटे ट्रिक्स बना सकते हो आप। जैसे कि मैं ये भूलती थी कि 9+2 सीलिया फ्लैजेला में होता है, 9+0 सेंट्रियोल में। तो फिर मैंने मेरी फ्रेंड्स लोगों से पूछा था कि आप लोग बताओ आपको कैसे याद रहता है? तो मेरी एक फ्रेंड ने बताया था कि 9 2 11 होता है, तो फ्लैजेला का काम मूवमेंट है, तो ऐसे करके। ऐसे करते-करते आप हमेशा ट्रिक्स बना सकते हो। जैसे कि वर्ल्ड समिट, अर्थ समिट, उसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो मैंने कुछ तो ट्रिक बनाया था, ई पहले आता है, डब्ल्यू बाद में, ऐसे कुछ। तो आप इस तरीके से छोटे-मोटे कुछ तो ट्रिक्स बना सकते हो एग्ज़ाम्पल्स के लिए। अगर आपको कई बहुत बार एग्ज़ाम्पल याद नहीं हो रहे, या तो लिख-लिख के प्रैक्टिस करो, वरना निमोनिक्स बना लो। पर इस तरीके से आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी। अभी शुरुआत से ही करते जाओ, आखिरी में तो करोगे ही ऑब्वियसली बहुत अच्छे से, पर अभी से ही करते जाओ कि धीरे-धीरे आपके सारे टॉपिक स्ट्रॉन्ग होते जाएँगे ऐसे करते-करते। मोस्टली कोई वीक टॉपिक रहेगा ही नहीं। एंड देखो, जब भी टेस्ट होने वाला हो ना, तो आप पूरी कोशिश करो एटलीस्ट आप उससे 1 दिन पहले या फिर 2 दिन पहले ही आप उस चैप्टर के एनसीईआरटी की पार्ट टाइम टेस्ट में, तो आप पार्ट सिलेबस टेस्ट में तो आप ऐसा कर ही सकते हो कि आप उसकी पूरी की पूरी एनसीईआरटी रीड करके जाओ, क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल होता है। क्योंकि आपके दिमाग में सारा कुछ ऐसे ना रहता है, टेम्परेरी मेमोरी तो बहुत अच्छे से रहती है। क्वेश्चन देखते ही आप टिक करते जाते हो कि यार ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, और धीरे-धीरे करते-करते आप नोटिस कर भी लोगे कि आखिर कौन-सा पोर्शन है ना एनसीईआरटी का जो आप भूल रहे हो। तो जब जैसे फुल सिलेबस टेस्ट का समय आएगा, तो आप पूरी तो नहीं पढ़ पाओगे, पर आप कोशिश ज़रूर करना, आप हर 2-3 दिनों पे उन टॉपिक्स को जिनको कि आप हर चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, आप उनको हर 2-3 दिन पे पढ़ो। धीरे-धीरे करते-करते वो पक्का आपका स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। जैसे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर मेरा एंजाइम्स वाला पार्ट था, मैं हमेशा ही उसको भूलते रहती थी। सेल डिवीज़न के अंदर मेरा मेयोसिस वाला पार्ट था, सेल के अंदर यही कि 9+2 किसमें है, साइज़ क्या है, सबका साइज़ दिया है ना, ये सब। तो इन चीज़ों को मैं हर 2-3 दिनों पे तो पढ़ते ही रहती थी। देखो, एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, डायग्राम्स और चार्ट्स, ये ऑब्वियसली बहुत इम्पोर्टेंट है, और डेटा, इन सभी चीज़ों के लिए आई वुड से कि अभी तो आप मतलब करते रहो, ऐसा नहीं कि मत करो। जब भी जो चैप्टर खत्म हुआ है, आप उसको उस दिन उसके अगर डायग्राम्स को देखो, 2 दिन बाद भी देखो। कुछ-कुछ डायग्राम्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही अजीब ऊट-पटांग उसके अंदर लेबलिंग है, जो समझ तो उतनी नहीं आती। जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर आपने सीड्स की लेबलिंग देखी होगी, बहुत अजीब है वो। उनको तो कोशिश करो आप अभी से ही याद करते चलो, ठीक है? और जिस टाइम पे आप फुल सिलेबस पेपर दे रहे होंगे और एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, तो आप कोशिश करना लाइक आप बैठ के 1 दिन के अंदर सारे के सारे आधे, लाइक पूरा आधा 11th है, 11th का आधा का सारा डायग्राम देख लिया आपने, 2 घंटे में तो हो ही जाएगा। अगले दिन फिर आपने बाकी के आधे 11th का देख लिया। ऐसे करते-करते आप कंटिन्यू लेकिन डायग्राम्स को देखते चलना। ये तो लेकिन काफ़ी आगे टाइम की बात है, पर अभी जब आप चैप्टर को पढ़ रहे हो, तो आप साथ-साथ के डायग्राम्स को स्किप करके मत जाना। टेस्ट के अंदर, नॉर्मल टेस्ट में भी तो आ ही जाता है हमारे सारे डायग्राम्स, और धीरे-धीरे कर के आपके सारे डायग्राम्स अच्छे होते भी जाएँगे। एक एडिशनल पॉइंट है जो मैं यूज़ करती थी, लाइक देखो, हर चैप्टर के अंदर ये आप अभी मत करना, लाइक 3-4 बार जब आप एनसीईआरटी को पढ़ लो, आपको जब रियलाइज़ हो जाएगा कि ये बातें मैं भूलती हूँ, आप उसको अलग कलर के पॉइंट से अलग कलर के हाइलाइटर से हाइलाइट भी कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आगे जाके आपके लिए, कि आप भूलो नहीं कि ये मैं भूलती हूँ। So thank you everybody. This was all about this video, and thank you so much for watching it till the end. अगर फिर भी आपके कोई भी डाउट्स बच रहे हो, तो आप उसको बिना किसी झिझक के कमेंट सेक्शन में लिखो। आई विल डेफिनेटली आंसर देम, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं एकदम सही आंसर करूँ आपके हिसाब से क्या, नीट के हिसाब से। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। और अगर आप अभी तक रीच कर गए हो, अगर आपके पास कोई डाउट नहीं है, तो एटलीस्ट आप प्लीज़ पर्पल हार्ट कमेंट कर दो प्लीज़। एंड आपको अगर ये एडवाइस अच्छे लगे हो और ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक इट एंड प्लीज़ शेयर it with your friends. And okay, then stay happy. Bye bye. I'll see you in the next one.